नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। वर्तमान महामारी के बीच भी हमारे किसान भाई बहन और खेती हर मजदूर हर संभव कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं कि हमारे घरों में भोजन की कमी ना होने पाए, समय से पहले हमारे घरों में भोजन उपलब्ध हो। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि समय से पहले आपको भी खेती किसानी से संबंधित तमाम जानकारियां मुहैया कराई जाएं, जिससे कि कृषि जगत में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। अपने इस कार्यक्रम में हर बार आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो अपने आज के कार्यक्रम में सबसे पहले आपको जानकारी देंगे सेब के प्रसंस्करण से किस तरह से हो रहा है किसानों को फायदा। बताएंगे आपको एक ऐसे केंद्र के बारे में जो कि किसानों को बना रहा है उद्यमी, और अंत में बात होगी मत्स्य संपदा योजना की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। दुनिया भर में जो फल सबसे ज्यादा उगाया जाता है वो है सेब, और सेब उत्पादन के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है, उसके बाद नंबर आता है हिमाचल प्रदेश का। आपको बता दें कि उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी सेब की बागवानी होती है। तो आइए इसी से संबंधित किस तरह से आप कर सकते हैं प्रसंस्करण सेब का और कैसे हासिल कर सकते हैं मुनाफा, आइए लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। भारत में हर साल करीब 20 लाख टन सेब की पैदावार होती है। सेब पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। सेब का प्रसंस्करण करके कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे कि जूस, स्लाइस, मुरब्बा या फिर सॉस। प्रसंस्करण से किसानों को भी फायदा है। वो अच्छे सेब छांटकर बाजार में ऊंची कीमतों में बेच सकते हैं और हल्की क्वालिटी वाले या छोटे आकार के सेबों को प्रसंस्करण के लिए भेजा जा सकता है। भारत में जितना भी सेब का उत्पादन होता है उसमें से लगभग 75% अकेले जम्मू और कश्मीर में होता है। हिमाचल प्रदेश में भी 20-22% उत्पादन हो रहा है। इसके बावजूद हिमाचल को ही सेब का कटोरा कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ साल में 9 महीने कोई न कोई फल लगा ही रहता है और उसमें 80 से 90% सेब ही होता है। सेब प्रसंस्करण के लिए हिमाचल के सोलन जिले में बाकायदा एक प्लांट लगा है जिसका नाम HPMC फल प्रसंस्करण प्लांट है। इस प्लांट की क्षमता 20,000 टन सेब के प्रसंस्करण की है। हालांकि अधिक उत्पादन की वजह से राज्य में 1 लाख टन सेब प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि बाकी 80,000 टन सेब बाजार में चला जाता है, जिससे भाव गिर जाता है और सेब के किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। HPMC फल प्रसंस्करण प्लांट में सेब का जूस तैयार होता है। प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले सेब को बेल्ट पर रखते हैं या महिलाएं खराब सेबों को निकाल रही हैं। इसके बाद इन्हें धोते हैं और दोबारा बेल्ट पर भेजते हैं। यहाँ भी इनकी छटाई का काम हो रहा है, यानी अच्छे फल ही प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाएंगे। प्रसंस्करण मशीन में इसे क्रश किया जाता है, गुदा अलग इकट्ठा हो जाता है और रस इन कड़ाहों में जमा किया जाता है। यहाँ इसे 80 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है। इसके बाद इसे छाना जाएगा और कंसंट्रेट किया जाएगा। इस तरह इस प्लांट में रोजाना 1 लाख लीटर जूस तैयार हो जाता है। अब इस जूस को फ्रीजर में रखा जाएगा और इसकी टेट्रा पैकिंग होगी। इन पीले डब्बों में भरकर इसे जरूरत के हिसाब से अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा और वहां से बाजार के रास्ते हम तक पहुंचेगा। प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान पहले सेबों की क्वालिटी चेक की जाती है और बाद में जूस बनने के बाद भी क्वालिटी को चेक किया जाता है। इस तरह ग्राहकों तक शुद्ध जूस पहुंच पाता है। सेब में चूंकि आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसके जूस का सेवन करने से खून की कमी दूर होती है। भारत में खास तौर से महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। उनके लिए सेब का जूस फायदेमंद रहेगा। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान, और आपने जाना किस तरह से आप कर सकते हैं सेब का प्रसंस्करण। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर अपना अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारी वर्तमान सरकार ग्रामीण किसानों को स्वरोजगार देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ एक कृषि व्यापार ऊष्मायन केंद्र है जो कि किसानों को प्रशिक्षण देकर उद्यमी बना रहा है। अगर आपके दिमाग में खेती बाड़ी या उससे जुड़े किसी व्यवसाय के बारे में कोई नया आइडिया आ रहा है और संसाधनों के अभाव में आप उसे जमीन पर नहीं उतार पा रहे हैं, तो हिसार में मौजूद चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय चले आइए। यहाँ का कृषि व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र यानी एबिक सेंटर आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। आप अपना आइडिया यहाँ के विशेषज्ञों के सामने रखिए। अगर उन्हें आपकी बात में दम नजर आया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। ये केंद्र आपके आइडिया को कारोबार में तब्दील कर देगा और आप एक आदत स्टार्टअप के मालिक बन जाएंगे।
स्टार्टअप के लिए पैसे का इंतजाम भी यही सेंटर करेगा। आपको प्रशिक्षण भी देगा और मार्केटिंग का हुनर भी सिखाएगा। बहुत कम समय में ही सेंटर ने बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली है। 100 से भी ज्यादा लोग प्रशिक्षण लेकर उद्यमी बन चुके हैं और 62 स्टार्टअप स्थापित कर चुके हैं। इन स्टार्टअप का सालाना टर्नओवर 27 करोड़ रुपए है। चौधरी चरण सिंह हाना कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा हमारे जो बेरोजगार युवक हैं, किसान भाई हैं और जो उद्यमी हैं, उनके मन में यदि कोई नवा विचार आता है, जिसको नवाचार कहते हैं, उसको बिजनेस के रूप में स्थापित करने के लिए एबिक सेंटर यानी कि एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर की स्थापना नाबार्ड एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हमें कुछ धन उपलब्ध कराया गया है, उसकी मदद से इसकी स्थापना की गई है। और जैसा मैंने बताया, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने विश्वविद्यालय में जो भी हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले उद्यमी हैं, वो अपने विचार को एक बिजनेस के रूप में परिवर्तित कर सकें। इस विचार के साथ इसकी स्थापना की गई है। अभी तक इस सेंटर के माध्यम से हमने लगभग 101 जो हमारे उद्यमी हैं उनको ट्रेनिंग दिया है और वो यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उसमें से 62 जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्ट हुए हैं, जिनको हमने आज के दिन 62 स्टार्टअप्स का जो सालाना टर्नओवर है वो 27 करोड़ रुपए है। इस प्रकार से हम इस केंद्र की मदद से उनको तकनीकी प्रशिक्षण भी देते हैं, उनको धन मुहैया कराने के लिए हम बैंक से जोड़ते हैं और वो तो के मार्केटिंग भी कर सके अपने प्रोडक्ट का, उसके लिए मार्केट भी जोड़ा जाता है। यानी कि स्टार्टअप को पूर्णतः हम स्वायत्त बनाने के लिए यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं। इसके तहत हम हर साल ये कार्य करते हैं और इस बार भी 210 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं, जिनको हम इस वर्ष के अंदर दोबारा से प्रशिक्षण देंगे ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। एबिक सेंटर की स्थापना में नाबार्ड का बहुत बड़ा योगदान है। 2017 में नाबार्ड ने सेंटर के लिए 12.25 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। ये रकम 5 साल में खर्च की जानी है। दरअसल ये सेंटर नाबार्ड और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ही नवाचार को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। अब तक 27 स्टार्टअप को 3 करोड़ 15 लाख रुपए की रकम ये सेंटर मुहैया करा चुका है। इसमें भारत सरकार के द्वारा भी, जैसा कि मैंने बताया, कि 27 स्टार्टअप्स को एबिक की मदद से 3 करोड़ 15 लाख रुपए का धन मुहैया कराया गया है। ये इन स्टार्टअप्स को शुरू के अंदर अपना बिजनेस शुरू करने में मदद भी मिलती है और हमारा यही प्रयास है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी आएँ और जो उनका विचार है वो नवाचार है, उसको हम एक बिजनेस के रूप में परिवर्तित करते हुए न केवल स्वयं की आय अर्जित करें, बल्कि उस स्टार्टअप में जो व्यक्ति कार्य करेंगे उनको भी आजीविका का साधन मिलेगा और इस प्रकार हम अपने प्रांत को, अपने देश को स्वावलंबी बनाने में हमें मदद मिलेगी। और इसी के तहत हम ये कर पाएंगे कि हमारे जो नवयुवक हैं, हमारे जो छात्र यहाँ से निकलते हैं, हमारे पढ़े लिखे जो नवयुवक हैं, वो नौकरी मांगने वाले ना हो बल्कि नौकरी देने वाले हों। इस उद्देश्य के साथ ही एबिक की स्थापना की गई है। ये ऐसा सेंटर है जो नौकरी मांगने वालों को नौकरी देने वालों के रूप में तैयार कर रहा है। तो देर किस बात की है? अगर आपके जहन में भी है कोई आइडिया तो पहुंच जाइए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि आगे भी यहाँ का एबिक सेंटर नए लोगों को प्रशिक्षण की योजना बना रहा है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास
किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। मछली उत्पादन भारत के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। आपको बता दें कि आज के समय में खेती किसानी के साथ साथ हमारे कई किसान ऐसे भी हैं जो कि मछली पालन के क्षेत्र में अपना हाथ आगे बढ़ाकर अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं और दूसरे किसानों के लिए मिसाल भी बन रहे हैं। मछली पालन एक उभरते हुए व्यवसाय के रूप में सामने आ रहा है, जिसे प्राकृतिक रूप से भी किया जा सकता है और तालाबों में भी आसानी से किया जा सकता है। और इसी मछली पालन क्षेत्र को देखते हुए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत भी की। आइए इसके बारे में तमाम जानकारियां हासिल करें विस्तार से। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों,
मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगुनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं, यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmmsy.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आई कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब हमारे किसान भाई बहन केवल खेती किसानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपके रुझान को देखते हुए सरकार कई तरह की ऐसी ऐप्स भी लेकर आ रही है, जिससे कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां आप आसानी से अपने मोबाइल में ही हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं ईनाम मोबाइल ऐप के बारे में। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ईनैम भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों को नेटवर्क करता है। इतना ही नहीं, इस ऐप का काम व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाना और किसानों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसी के साथ साथ व्यापारियों के स्मार्टफोन पर किसानों और अन्य हितधारकों के लिए संबंधित जानकारी पहुंचाना भी इस ऐप के कार्यों में शामिल है। ईनाम मोबाइल ऐप व्यापारियों द्वारा बोली लगाने की सीमित सुविधाओं और ईनैम पर व्यापार से संबंधित सूचना देने के लिए जारी किया गया है। ईनाम ऐप के जरिए व्यापारियों के लिए सीमित कार्य उपलब्ध हैं। व्यापारी व्यापार के लिए उपलब्ध स्लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं या अंतिम बोली का मूल्य बदल सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसके साथ ही हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 11049।
अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanddd@gmail.com। और इसी के साथ अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और आप कृषि दर्शन के पहले के प्रसारित एपिसोड्स देखकर भी खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप सभी रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिल रही देसी नस्लों को पहचान। जी सही सुना आपने, ई पशु हाट पोर्टल का मिल रहा है साथ। इस पोर्टल से कैसे जुड़ें? राष्ट्रीय गोकुल मिशन की पूरी जानकारी देखिए दूरदर्शन किसान पर। सरकार आपके साथ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 8 जनवरी शनिवार शाम 5:30 बजे। आप कौन है? जी मैं मुकुंद। मुकुंद, ये बोर्ड कैसे फेंका हुआ यहाँ पे? मैनेजमेंट के कहने पर उतारा है। आज ये पैसे के जोर पर क्लब के नए बने हुक्मरान मुझे नौकर साबित करने पर तुले हुए हैं। नहीं मानता मैं ऐसे खोखले कायदे कानूनों को। धक्के मार के बाहर निकालो इसको। नाम लेता बीच में, जान ले लूंगा तेरी मैं। थूकता मैं तेरी नौकरी पर। डेयरी सेक्टर होंगे मजबूत। पशुपालकों की आय होगी खूब। दूध से बने उत्पादों का होगा नाम। जब मिलेगा डेयरी मार्क। देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श, शुद्धता की पहचान डेयरी मार्क। 7 जनवरी शुक्रवार रात 10 बजे। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।